बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने बेसिकली कॉज के हवाले से ही डिस्कस करना है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है कॉज के रिलेटेड ही, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि यूके गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट नोटिस दिया है, जिसके अकॉर्डिंग 2 अप्रैल से पहले पहले अगर आपके कॉज इशू नहीं होते तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस फिर कैंसिल कर दी जाएंगी। और साथ ही ये भी डिस्कस किया था कि इसकी क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से कॉज कैंसिल हो सकते हैं, और जिन लोगों के कॉज इशू हो जाएंगे उन पे क्या ओल्ड रूल ही इम्प्लीमेंट होगा या फिर न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज उसी का पार्ट 2 है। उस दिन मैंने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर दी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, क्योंकि वो अगर मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इस वजह से मुझे सेकंड वीडियो बनानी पड़ी है इसके रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो अगेन से हम यूके गवर्नमेंट .uk की वेबसाइट पे आ गए हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा है वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स गाइडेंस फॉर स्पॉन्सर्स पार्ट 2 स्पॉन्सर आ वर्कर जनरल इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल। ये अपडेट हुआ है 19 मार्च 2024 को ही। जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी वो भी इसी के रिलेटेड थी, लेकिन वो पार्ट 1 थी। उसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं आपको काज के हवाले से ही बताऊंगी, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगी तो ताकि आपको दिख सके इसमें प्रॉपर जो कॉज के हवाले से गवर्नमेंट .uk की वेबसाइट पे जो भी अथेंटिक न्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर करूं, साथ आप उसको ख़ुद भी डिटेल से रीड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ख़ुद भी जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ कॉज के हवाले से ही डिस्कस करूंगी। तो इसको जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो इसमें व्हाट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ई फॉर्म में आपको मिलेगा, ना कि आपको पेपर फॉर्म में। जब भी आपको कॉज इशू होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेगा। इसमें एक कोड होगा जिसके बिहाफ पे आप कॉज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉज ये भी डिस्कस हो चुकी हैं, डिफाइन और अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। डिफाइन इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको मिलता है, और अनडिफाइंड जो है वो एक जो भी कंपनी होती है उसके पास कुछ कॉज होते हैं तो वो किसी को भी असाइन कर सकती है। मोस्टली वो जो यूके के अंदर लोग होते हैं उन्हीं को असाइन होता है। नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। Information you must include on the cause. When you assign a cause, there is certain information you must include on it for it to be valid. This include यानी कि ये कंपनी को कहा जा रहा है कि जब भी आप कॉज के लिए अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय का, तो उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है। द रूट ऑन विच यू आर स्पॉन्सरिंग द वर्कर, यानी वो रूट ऐड करना है जिसके अकॉर्डिंग आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। Personal details of the worker such as their name, nationality, date of birth, passport details, contact address, usual work address or addresses, total weekly hours of work। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी एम्प्लॉयर आपका जो अप्लाई करता है वो वर्किंग आवर्स मस्ट मेंशन करे, क्योंकि पहले भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि बहुत से काज ऐसे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि उसमें वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं थे। तो ऊपर तो आपको समझ आ गई होगी कि पर्सनल डिटेल्स जितनी भी हैं, नेम, कॉन्टैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड करे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्पॉन्सर कर रहा है। Details of the worker's job, including job title, job description, start date, end date, salary, unless applying as a charity worker, and occupation code.
तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें सारी डिटेल्स ऐड करनी है, वर्क के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन देनी है, इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, सैलरी की डिस्क्रिप्शन देनी है, सैलरी कितनी होगी, ऑक्यूपेशन कोड कौन सा है। नेक्स्ट कहते हैं कि वेदर द वर्कर वाज सोर्स थ्रू एन एजेंट एंड इफ सो डिटेल ऑफ द एजेंट, यानी अगर वर्कर ने एजेंट के थ्रू अपना काम करवाया तो उसकी भी सारी डिटेल्स देनी है यूकेवीआई को। वेदर यू द स्पॉन्सर विश टू क्लेरिफाई दैट द वर्कर मीट्स द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी ये भी बताना है कि जो वर्कर है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं करता, यानी ये कंपनी को ही बताना है यूकेवीआई को कि वो जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो कंपनी जो है वो उठा रही है या फिर वो आप अपने थ्रू आ रहे हैं। तो इससे नीचे जो दो पॉइंट्स हैं उसमें यही डिस्कस किया गया है कि फ़र्दर अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें उन्होंने बेसिकली कहा है स्टार्ट डेट ऑन द कॉज, यानी कंपनी को ये मेंशन करना पड़ेगा कि वर्क स्टार्ट होने की स्टार्टिंग डेट कौन सी है, और अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, एक्सटेंशन करवा रहे हैं अपने वीज़े में, तो जिस दिन आपका वीज़ा एंड हो रहा है उसी के अगले दिन आपका वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर भी कंपनी बताएगी कि किस डेट तक एक्सपेक्ट है कि वर्क जो है वो स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं कि जो कॉज आपको इशू होगा उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ तक होगी। विद इन 3 मंथ आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होगा, और जो एम्प्लॉयर है उसको चाहिए कि वो वर्क स्टार्टिंग डेट इस तरह की डाले कि आपका सारा प्रोसेस हो जाए, तो आप इजीली यूके आ सकें, इतने टाइम में कवर करके सारी चीज़ें, वीज़ा आपका लग के आ जाए। तो ये 3 मंथ का टाइम होता है जिसमें आपका कॉज वैलिड होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मेंशन की गई है कि इन केस अगर आपका वीज़ा जो है वो लग के आ जाता है और आपकी वर्क स्टार्टिंग डेट थोड़ी लेट है, तो आप पहले भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी अलाउ करती है। इसमें आपको प्रॉपर होम ऑफिस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी अलाउ करती है तो आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कब तक यूके में काम स्टार्ट कर सकते हो। A worker can start working in their sponsored employment as soon as they have permission to enter or stay in the UK, even if it is before the start date recorded on their cause. You don't have tell us if worker start date has been brought forwarded after they have been granted permission. इट्स मीन कि अगर आपका वीज़ा लग के आ जाता है, ये बात मैं अब प्रीवियस पॉइंट एक में भी डिस्कस की है कि अगर आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है अगर वर्क स्टार्ट डेट से पहले। इसके बारे में आप अगर यूके वीआई को इन्फॉर्म नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वंस अ वर्कर हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन दे शुड नॉर्मली स्टार्ट वर्किंग इन देयर स्पॉन्सर्ड इन 28 डेज आफ्टर विच एवर इज़ द लास्ट ऑफ, यानी जो आपको कॉज इशू हुआ है उस पर जो वर्क स्टार्टिंग डेट है वीज़ा लगने के बाद आप 28 दिन तक आपको जो है वैलिडिटी है, 28 दिन तक आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं यूके में। अगर इसके बाद अगर आप वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसके फिर जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, यानी जो भी लेटेस्ट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके 28 डेज अगर गुजर गए आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया। लाइक अगर आपका वीज़ा लग जाता है 10 फेब को या 10 ऑफ मार्च को, और आपके कॉज पे वर्क की स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है 14 ऑफ मार्च, तो आपकी जो लेटेस्ट डेट स्टार्ट होगी वो 10 ऑफ मार्च से होगी, बिकॉज आपका वीज़ा जो है वो लग चुका है और अब आपके 28 दिन स्टार्ट हो गए। अगर इन 28 दिन में आप नहीं वर्क स्टार्ट करते तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के जो भी उसका होगा इफेक्ट उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। नेक्स्ट वो बता रहे हैं इफ़ द वर्कर डज नॉट स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड यू मस्ट they tell us the workers new start date and the reason for the delay. Start if you wish to continue sponsoring them or stop sponsoring the workers, यानी अगर वो किसी वजह से डिले हो रहा है तो इसके आपने फिर हमें बताना है कि किस वजह से, यानी यूके वीआई को बताना है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस वजह से वो लेट हो रहा है। 28 दिन जो गुजर गए हैं उसके बाद भी अगर वो नहीं आया या फिर उसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो स्टॉप करनी है यानी विदड्रॉ करनी है।
नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अगर वो 28 दिन भी गुजर जाते हैं तो फिर अगले 10 दिन में यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करे थ्रू एसएमएस के किस वजह से जो है वो एम्प्लॉय उनका लेट हो रहा है, किस वजह से डिले आ रहा है इसमें। अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो बताए, अदरवाइज़ अगर उसको स्टॉप करना है स्पॉन्सरशिप को तो भी इसका बताया कि स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसके रीज़न जो है रीज़न्स डिले होने की वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर वो आप देते हैं तो मे बी आपकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ ना हो। ट्रैवल डिसरप्शन ड्यू टू अ नेचुरल डिज़ास्टर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और पेंडेमिक, यानी अगर आपकी ये रीज़न्स हैं इनकी वजह से तो मे बी आपकी स्पॉन्सरशिप डिले ना हो, लेकिन ये बताना पड़ेगा यूकेवीआई को। The worker is required to work out a contractual notice period for the previous employer. If the worker is in the UK, their condition to stay must allow them to do this. यानी अगर कोई वो प्रीवियस जॉब कर रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में अभी टाइम है तो वो चीज़ भी जो है वो यूकेवीआई को इसके बारे में इन्फॉर्म करें तो फिर आपकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ नहीं होगी। The worker requires an exit visa from their home country and there have been administrative delay in the processing this, illness, bereavement or other compelling family or personal circumstances। यानी ये अगर सारी चीज़ें हैं तो ये एक्सेप्ट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ कम्प्रिहेंसिव लिस्ट एंड ईच केस विल बी जज ऑन इट्स मेरिट। इट्स मीन के ये सिर्फ आपने ये चीज़ें बतानी नहीं है बल्कि इसका प्रॉपर प्रूफ भी देना है कि ये वाकई हमारे साथ ये रीज़न हुई है, जिसके सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हम हमारा आना डिले हो गया है, तो हम इस डेट तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।